प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं गुप्त साम्राज्य, जिसमें हमने सबसे पहले श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त के बारे में अध्ययन कर लिया। आज का टॉपिक है समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त साम्राज्य का बहुत ही शक्तिशाली शासक था। तो समुद्रगुप्त, जिनका शासनकाल 335 से लेकर के 375 ईस्वी में, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहता था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। समुद्रगुप्त के दरबार में कौन सा कवि था? हरिसेन। और हरिसेन ने क्या लिखी थी? प्रयाग प्रशस्ति। ध्यान रखना, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहता था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख किया गया। सवाल यहाँ बनता है कि समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति में। राजस्थान बोर्ड की आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए उसको ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। ये अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक का स्तंभ लेख है, यानी अशोक के स्तंभ लेख पर ही समुद्रगुप्त ने वापस अभिलेख उत्कीर्ण करवाया, जिसे प्रयाग प्रशस्ति लेख कहते। इसने अपनी विजयों की उद्घोषणा हेतु अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया था। एक यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ। प्रयाग प्रशस्ति में अश्वमेध यज्ञ के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। इतना महत्वपूर्ण है लेख, और फिर भी उसमें अश्वमेध यज्ञ के बारे में नहीं लिखा है। क्यों? ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि जब प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखा गया तब तक समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया, यानी प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखने के बाद ही अश्वमेध यज्ञ किया गया, इसीलिए उसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में नहीं मिलता है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के प्राप्त सिक्कों में अश्वमेध यज्ञ के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किस आधार पर? कि सिक्कों में लिखा हुआ है अश्वमेध पराक्रम, ठीक है। तो अगर मान लो सवाल पूछ लिया जाए कि अश्वमेध यज्ञ की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? समुद्रगुप्त के सिक्कों से। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 3-4 सवाल बनते हैं। तो चलिए, प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में विद्यमान है। सवाल बन गया, प्रयाग स्तंभ अभिलेख कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी यूपी में। और जो गुप्त काल का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है, गुप्त काल का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत कौन सा है? प्रयाग स्तंभ अभिलेख, जिसमें क्या क्या उल्लेख मिलेगा आपको? समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक नंबर 1, समुद्रगुप्त की दिग्विजय, यानी समुद्रगुप्त भी सिकंदर की तरह संपूर्ण विश्व को जीतना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई। नंबर 3, और समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व। तो इन तीनों के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी या ज़्यादा वर्णन आपको प्रयाग स्तंभ लेख में मिलेगा। कई अधिकारियों के पदों व नामों का उल्लेख, गुप्त शासन व्यवस्था की जानकारी, ये सभी जानकारियाँ हमें प्रयाग स्तंभ अभिलेख से मिलती है। फिर से सुनिए दोस्तों, यानी प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक, दिग्विजय और व्यक्तित्व के साथ साथ कई अधिकारियों के पदों और नामों की जानकारियाँ और गुप्तकालीन शासन व्यवस्था की जानकारी, ये सब कहाँ मिलेंगे? प्रयाग स्तंभ लेख में। अब इसकी भाषा क्या है? अलंकारिक संस्कृत भाषा।
प्रयाग स्तंभ अभिलेख की भाषा अलंकारिक संस्कृत भाषा, और लिपि कौन सी? ब्राह्मी लिपि, जो हिंदी में होती है देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, जो कि आपको पता ही है कि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, उसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं। और शैली कौन सी थी लिखने की? चंपू शैली, यानी गद्य और पद्य दोनों मिश्रित है। इस प्रकार प्रयाग स्तंभ लेख की भाषा हो गई आपके अलंकारिक संस्कृत भाषा, अलंकारों से युक्त, ब्राह्मी लिपि और चंपू शैली। तात्कालिक समृद्ध साहित्य की प्रगति का बहुत ही सुंदर प्रतीक है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है, यानी कौन से गुप्त सम्राट ने कविराज की उपाधि धारण की? तो समुद्रगुप्त। और क्या कहा गया प्रयाग स्तंभ लेख में? गायन व संगीत में दक्षता में गुरु तुम्बरु व नारद को लज्जित करने वाले, लाखों गायों का दानी, उच्च कोटि का विद्वान, विद्या का संरक्षक एवं धर्म का प्राचीर कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें मिलता है आपको। एरण अभिलेख में उसे पराक्रम तथा विजय का स्रोत कहा गया है। अश्वमेध प्रकार और वीणा बजाते सिक्कों आदि से समुद्रगुप्त के विद्वान, संगीतज्ञ, गायक, दानी, धर्मनिष्ठ, पराक्रमी, विनयशील और विजयाकांक्षी आदि व्यक्तिगत गुणों का पता चलता है। वापस सुनिए दोस्तों, एरण अभिलेख में, कौन से अभिलेख में? एरण अभिलेख में। एरण अभिलेख में समुद्रगुप्त के पराक्रम और विजय का जो उसके स्रोत है उससे जानकारी मिलती है हमें। अश्वमेध प्रकार, अब देखो सिक्के कौन कौन से हैं? अश्वमेध प्रकार के सिक्के, यानी अश्वमेध यज्ञ का अंकन किया हुआ सिक्के, वीणा बजाते हुए सिक्के, और इनसे हमें क्या जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त के विद्वान, संगीतज्ञ, गायक, दानी, धर्मनिष्ठ, पराक्रम, विनयशील और विजयाकांक्षी आदि व्यक्तिगत गुणों के बारे में जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने, कहाँ का राजा? श्रीलंका का। क्या नाम था? मेघवर्मन ने कुछ उपहार भेज करके समुद्रगुप्त से गया, कहाँ पर? जो कि वर्तमान में बोध गया, गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी। सवाल पूछ ले कि समुद्रगुप्त से कहाँ के राजा ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी? तो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन। फिर समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार देखा जाए तो बहुत ही बड़ा विस्तार था साम्राज्य समुद्रगुप्त का। कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपुताना, सिंध और गुजरात के अतिरिक्त शेष सारा भारत सम्मिलित था, यानी गुजरात को छोड़ दिया जाए, कश्मीर, पश्चिम पंजाब, पश्चिमी राजपुताना, सिंध और गुजरात, इनको छोड़ दिया जाए, संपूर्ण भारत पर समुद्रगुप्त का अधिकार था। ध्यान से समझना दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपुताना, सिंध और गुजरात के अतिरिक्त से सारा भारत समुद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार में शामिल था। समुद्रगुप्त ने भारत में एक नए युग की स्थापना की। वह अखिल भारतीय साम्राज्य के आदर्श से प्रेरित हुआ और संपूर्ण भारतवर्ष को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की विजय। राजस्थान बोर्ड में कई बार ये सवाल पूछा जाता है, समुद्रगुप्त की विजय यात्रा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ध्यान से सुनिए, समुद्रगुप्त की विजय यात्रा। समुद्रगुप्त एक महान शासक, सेनापति, कूटनीतिज्ञ, बहुआयामी प्रतिभा से युक्त यथार्थवादी व्यक्तित्व था। उसके दरबारी कवि और महासंधि विग्रह हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में अपने आश्रयदाता समुद्रगुप्त के पराक्रम और दिग्विजय का वर्णन किया। फिर यहाँ से इनकी विजय यात्रा शुरू होती है। समुद्रगुप्त ने सबसे पहले आर्यवर्त पर 2 बार आक्रमण किए।
इस प्रकार से आर्यवर्त के यहाँ 2 युद्ध मिलेंगे आपको। आर्यवर्त के प्रथम युद्ध, आर्यवर्त के द्वितीय युद्ध। आर्यवर्त समुद्रगुप्त द्वारा आर्यवर्त के प्रथम युद्ध में 4 राजाओं को पराजित किया। उनके नाम आता है, नंबर 1 अच्युत, नंबर 1 कौन था? अच्युत। नंबर 2 नागसेन, नंबर 3 कोतकुलज और नंबर 4 ग लिखा हुआ आता है, तो इससे हम मानते हैं गणपति नाग। ठीक है दोस्तों। फिर समुद्रगुप्त द्वारा आर्यवर्त के जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसको सुनिए। इसमें द्वितीय युद्ध में 9 राजाओं को समुद्रगुप्त ने हराया, जिसमें पहला नाम है रुद्र देव, यहाँ वेद लिखा हुआ है, गलती से मिसप्रिंट है, रुद्र देव। दूसरा है मतिल, तीसरा है नागदत्त मान लो, चौथा है चंद्रवर्मन, 5वां है गणपति। ये नाग दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है, गणपति नाग। छठा है नागसेन, 7वां है अच्युत, 8वां है नंदी और 9वां है बलवर्मा। वापस सुनिए दोस्तों, आर्यवर्त पर 2 चरणों में उन्होंने विजय प्राप्त की। गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र को आर्यवर्त कहा जाता था। तो पहले आर्यवर्त के जो पहले चरण में उन्होंने 4 राज्यों को हराया और दूसरे चरण में भी उन्होंने उन चारों के साथ साथ उन्हें 9 राजाओं को हराया। तो उन 9 राजाओं में पहला राजा है रुद्रदेव, दूसरा मतिल, तीसरा नागदत्त, चौथा चंद्रवर्मन, 5वां गणपति नाग, छठा नागसेन, 7वां अच्युत, 8वां नंदी और 9वां बलवर्मा। इनको हराया। इस प्रकार से इनको हराने के बाद में समुद्रगुप्त ने उनके साथ राजपृष्ठभूधरण की नीति के तहत इनके राज्यों को अपने गुप्त साम्राज्य में मिला दिया। अब आपको सवाल पूछ ले कि समुद्रगुप्त के आर्यवर्त के राजाओं को हराने के साथ उनके साथ कौन सी नीति का पालन किया? तो राजपृष्ठभूधरण। और राजपृष्ठभूधरण का अर्थ होता है जड़ मूल से उखाड़ फेंकना, उनको हराना और संपूर्ण उनके राज्यों को अपने गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। चलिए फिर है दूसरा, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राज्यों में, कितने राज्यों? दक्षिण भारत के 12 राज्यों में। और 12 राज्यों में पहले अपन जो क अक्षर से शुरू होते हैं उनका नाम, कौशल, कोरल, कोटूर और कांची। ये 4 क से शुरू होते हैं, तो कौशल, कोरल, कोटूर, कांची। ठीक है। फिर महाकांतर, पिष्टपुर, एरनपल्ली, अवमुक्त, वेंगी, पलक, देवराष्ट्र, कुशतलपुर, इन 12 राज्यों के राजाओं को पराजित किया। लेकिन अब उनके साथ में समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई। याद रखना, समुद्रगुप्त ने दक्षिण के राजाओं के साथ कौन सी नीति अपनाई? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। और उसका अर्थ क्या होता है? अर्थात ग्रहण का मतलब होता है शत्रु पर अधिकार करना, मोक्ष का मतलब होता है शत्रु को मुक्त करना, अनुग्रह का मतलब होता है राज्य को लौटाना यानी मुक्त कर देना। इसका मतलब क्या हुआ? राज्य को पहले समुद्रगुप्त ने जीता, शत्रुओं से उस राज्य को मुक्त करवाया और फिर उन्हीं राज्यों को वापस उन्हीं राजाओं को लौटा दिया। यहाँ एक बहुत बड़ी बात आती है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राजाओं के साथ ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति क्यों अपनाई। इसमें कई इतिहासकार मानते हैं और लिखा भी है कि
इन दूरस्थ भागों पर प्रत्यक्ष शासन असंभव नहीं था, लेकिन मुश्किल जरूर था। इसीलिए समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की व्यवहारिक नीति का अवलंबन लिया। यानी अपनी राजनीतिक क्षेत्र से दक्षिण भारत की दूरी अत्यधिक होने के कारण वहाँ विद्रोह की संभावना ज़्यादा रहेगी। इससे ऐसा सोच करके समुद्रगुप्त ने उन 12 राज्यों के राजाओं को, उनके राजाओं के जो क्षेत्र है उनको जीत लिया, लेकिन वापस उन्हें लौटा दिया और अपने अधीन रखा। और जब भी उन्हें वापस याद किया जाए तो उनको उनके दरबार में जा कर के टैक्स वगैरह देना पड़ता था। फिर समुद्रगुप्त ने मध्य भारत के आटविकों को भी परास्त किया और उन्हें अपना भृत्य यानी सेवक बनाया। उसके बाद सीमांत प्रदेशों के राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक राज्यों में भी भयभीत होकर समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। पूरे भारत में चारों ओर समुद्रगुप्त का उसका भय से लोग, राजा कांप रहे थे और उन्होंने पहल की, अधीनता स्वीकार करने की पहल करते रहे। अब इनमें उत्तर पूर्व भारत के जो 5 राज्य है उनमें पांचों में पहला है समतट। समतट के अंदर पूर्वी बंगाल का क्षेत्र आता था। डवाक में असम स्थित जो वर्तमान में जो डबोक है, और उससे पहले ढाका और चटगांव का क्षेत्र था, वो डवाक में आता था। कामरूप असम को ही कहते हैं। नेपाल, आपको पता ही, नेपाल आधुनिक नेपाल राज्य। कृत्रिपुर, कुमायूं, गढ़वाल और रोहिलखंड का जो क्षेत्र है वो कृत्रिपुर। उसके अलावा इन पांचों के अलावा पश्चिमी भारत के 9 गणराज्य, पश्चिमी भारत के 9 गणराज्यों के, और उन 9 गणराज्यों के नाम क्या मिलते हैं? पहला देखिए आबीर, दूसरा अर्जुनायन, तीसरा मालव, चौथा योधेय, पांचवा मद्रक, छठा प्रार्जुन, सातवां सनकानिक, आठवां काक और नौवां खरपरीक। तो इनको जीत करके इनके साथ कौन सी नीति अपनाई? सर्वदाना आज्ञाकरण। आज्ञाकरण, इसमें थोड़ा यहाँ भी मिसप्रिंट है दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, इसको वापस सुनिए। यहाँ मिसप्रिंट है और यहाँ मिसप्रिंट है। तो सर्व कर दाना आज्ञाकरण प्रणाम आगमन, सर्व कर दाना आज्ञाकरण प्रणाम आगमन, यानी सभी प्रकार के वो राजा समुद्रगुप्त को टैक्स देते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उसे प्रणाम करने के लिए उनकी राजधानी में हाथ जोड़कर उपस्थित होते थे। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। फिर आगे चलिए। देवपुत्र, शाही शाह अनुसाई, शक, मुरुंड और सिंगल आदि विदेशी शासकों ने भी समुद्रगुप्त से भयभीत होकर के उससे मैत्री की याचना की, भीख मांगी। इनके साथ समुद्रगुप्त ने कौन सी नीति अपनाई? ध्यान रखना, आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गुरुत्मंदकित, स्व-विषय, भुक्ति, शासन याचना की नीति का अनुसरण किया। इसको अब वापस समझिए। आत्मनिवेदन का मतलब है वो वहाँ के राजा, विदेशी शासक स्वयं दरबार में उपस्थित होकर के, किसके? समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित हुए। कन्योपायन मतलब अपनी कन्याओं का विवाह गुप्त राजवंश में करने का वचन दिया। गुरुत्मंदकित, स्व विषय भुक्ति शासन याचना, यानी अपने विषय भुक्ति या क्षेत्र के लिए समुद्रगुप्त से शासन आदेश प्राप्त करने की याचना करने लगे। उन्होंने कहा कि आप हमारा साम्राज्य, हमारा जो प्रदेश प्रांत है वो आप ग्रहण कीजिए और हमें वहाँ पर आपके अधीन शासन करने की आज्ञा दीजिए। ऐसी उन्होंने ये आज्ञा मांगी समुद्रगुप्त से। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार
समुद्रगुप्त ने भारत के बहुत बड़े भाग को अपने अधीन कर एकता के सूत्र में बांधा और उससे कहीं अधिक भूभाग में उसका लोहा माना जाता था, जो उसकी यथार्थवादी नीति का प्रतीक है। और जैसा कि आपने पता है, आपने पढ़ा भी है, आर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उसकी बहादुरी और युद्ध कौशल के कारण भारत का नेपोलियन कहा है। कौन से गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। क्यों? बहादुरी और युद्ध कौशल के कारण। तो दोस्तों, अब वापस आपसे प्रश्न पूछने का समय आ गया है। सबसे पहले आपको मैं एक और बात बता देता हूँ कि समुद्रगुप्त का विवाह दत्त देवी से हुआ था। ठीक है दोस्तों। और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर लिच्छवी दोहित्र भी अंकन हुआ मिलता है। इसका मतलब है ये लिच्छवी वंश का दोहिता कहलाता है। ठीक है दोस्तों। समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय को राय चौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा दी, ये भी एक एडिशनल ध्यान रखना। और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा गया है, ये भी एडिशनल है, इसको भी ध्यान रखना दोस्तों। और मेन बात है कि हरिसेन ने जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी और इसे स्तंभ पर जो उत्कीर्ण करवाया था, जो उत्कीर्ण किसने किया? तिलभट्ट ने, ये भी याद रखना दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सवालों की ओर। तो समुद्रगुप्त के दरबार में कौन सा कवि या कौन सा कवि रहता था? समुद्रगुप्त के दरबार में कौन सा कवि रहता था? प्रश्न नंबर 2, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रश्न नंबर 3, देखिए दोस्तों, जो युद्ध है, जो विजय है, उनके बारे में मैं पूछूंगा आपको। तो लिखिए प्रश्न नंबर 3 में, आर्यवर्त समुद्रगुप्त द्वारा आर्यवर्त राजाओं के साथ कौन सी नीति अपनाई गई? समुद्रगुप्त द्वारा आर्यवर्त राजाओं को जीतकर उनके साथ, वापस सुनिए दोस्तों, समुद्रगुप्त द्वारा आर्यवर्त के राजाओं को जीतकर उनके साथ कौन सी नीति अपनाई गई? ठीक है। प्रश्न नंबर 4, समुद्रगुप्त द्वारा विजित दक्षिण के 12 राज्यों के साथ कौन सी नीति अपनाई गई? समुद्रगुप्त द्वारा विजित दक्षिण के 12 राज्यों के साथ कौन सी नीति अपनाई गई और क्यों? प्रश्न नंबर 5, समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए उत्तरी व उत्तरी पूर्वी सीमा के 5 राज्यों के साथ कौन सी नीति अपनाई गई? फिर प्रश्न नंबर 6, समुद्रगुप्त द्वारा विदेशी शासकों के साथ उनको जीतने के बाद कौन सी नीति अपनाई गई? या इसको ऐसे समझिए कि समुद्रगुप्त द्वारा विदेशी शासकों के साथ कौन सी नीति अपनाई गई? प्रश्न नंबर 7, गुप्त साम्राज्य के कौन से शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और क्यों? गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और क्यों? या फिर इसका ऐसे भी सवाल आ सकता है कि विंसेंट स्मिथ ने गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा था? ठीक है दोस्तों। और इस प्रकार से आप इन सवालों के उत्तर लिख करके आप मुझे भेजिए, याद करिए, वीडियो को बार बार देखिए। और कोरोना काल में आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए दोस्तों। मैं बार बार आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि कोरोना में आप बहुत ज़्यादा सावधानी रखें, जागरूक रहे, सतर्क रहे और अपने चारों तरफ साफ सफाई रखें
और ये बहुत ही भयंकर महामारी है और इन्हें हल्के में ना लें। इसीलिए आप सभी सतर्क रहे। आप सभी विद्यार्थियों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप सतर्क रहे, आप दूसरों को भी सतर्क करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और अध्ययन करते रहें। आगे का वीडियो मैं लेके आऊँगा जल्द ही। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।